बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BA 4th थी और उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपका फर्स्ट ऐसे पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट किया था, जो कि लियाकत अली ख़ान साहब की एक स्पीच थी जो उन्होंने अमेरिका में कैंसस यूनिवर्सिटी में की थी, जहाँ पे उन्हें एक ऑनररी डिग्री से नवाजा गया था। लियाकत अली ख़ान साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान क्यों बना, उसके पीछे वजूहात क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था। और वो जो लास्ट पे हमने चीज़ें पढ़ी थी उसमें यही हम डिस्कस कर रहे थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में सिर्फ रिलीजन का डिफरेंस नहीं था, बल्कि और जितने भी मामलात हैं सोशल लाइफ के, उनमें बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस थे, जिनकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं का इकट्ठे रहना जो है वो बहुत मुश्किल था। और एक सोसाइटी जो है वो मेल एडजस्टमेंट की, डीरेंजमेंट की और इंस्टेबिलिटी का जो है वो शिकार हो रही थी सोसाइटी। इस वजह से पाकिस्तान की डिमांड की गई मुसलमानों की तरफ से। और एक और चीज़ जो उन्होंने बिल्कुल लास्ट में हमने डिस्कस की थी, वो डिफरेंस था इकोनॉमिक सिस्टम्स का। हिंदुओं और मुसलमानों के इकोनॉमिक सिस्टम्स बहुत डिफरेंट थे। हिंदू जो हैं और हिंदुओं का जो कल्चर था वो अनअर्नड एक्यूमुलेशंस का आदी था, यानी कि बग़ैर मेहनत किए कमाई करना, सूद का कारोबार करना, दौलत को जमा किए रखना, इस चीज़ को इनकरेज करता था। जबकि मुसलमानों का जो सिस्टम है वो ज़कात को, खैरात देने को और सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को इनकरेज करता है, ताकि सोसाइटी के सारे जो तबकात हैं उनमें दौलत जो है वो तकसीम हो, सर्कुलेट होती रहे, ताकि कोई महरूम ना रहे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बट सिंस द हिंदूज़ वर मच लार्जर इन नंबर, अब क्योंकि हिंदूज़ तादाद के लिहाज से बहुत ज़्यादा थे, द मुस्लिम्स फियर्ड, मुसलमानों को ये डर था दैट अंडर देयर डोमिनेशन द कल्चर ऑफ द मुस्लिम्स वुड सफ़र अ ग्रेट सेटबैक। मुसलमानों को ये डर था कि हिंदुओं की डोमिनेशन में, ज़री बात है अगर अंग्रेज़ चले जाते तो हिंदू डोमिनेट कर जाने थे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो उनकी डोमिनेशन में द कल्चर ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों का जो कल्चर था, वुड सफ़र अ ग्रेट सेटबैक। सफ़र होता है किसी चीज़ का शिकार हो जाना, और सेटबैक कहते हैं रिवर्सल को, ज़वाल पजीर हो जाना, पीछे चले जाना, शिकस्त खा जाने को भी कहते हैं। तो मुसलमान जो हैं वो, उनका जो कल्चर है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा। एंड वुड परहैप्स बी टोटली एक्लिप्स्ड, और शायद मुकम्मल तौर पे एक्लिप्स हो जाए। एक्लिप्स कहते हैं ग्रहण लग जाने को, यानी देखें ना, सूरज ग्रहण पिछले दिनों लगा था, तो सूरज ग्रहण में क्या होता है कि सूरज बिल्कुल बैकग्राउंड में चला जाता है, आगे चाँद आ जाता है और उसकी सूरज की जो रोशनी है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है। तो किसी चीज़ का मंजर आम से हट जाने को कहते हैं उसको कि इट हैज़ एक्लिप्स्ड, वो ज़वाल पजीर हो गई है या वो ग्रहण ज़दा हो गई है। तो मुसलमानों को ये डर था कि उनका जो कल्चर है हिंदू डोमिनेट कर गए, तो मुसलमानों का कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फर्दर मोर इन अ कंट्री विच वाज ऑन द होल बैकवर्ड, मज़ीद मसला ये था कि एक ऐसा मुल्क जिसे ब्रिटिश इंडिया उस वक्त कहा जाता था, बरसगीर को, जो कि ओवरऑल बैकवर्ड था बहुत ज़्यादा, यानी तरक्की में बहुत पीछे था। द मुस्लिम्स इकनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली, मुसलमान इकनॉमिकली माशी लिहाज से, इंडस्ट्रियली सनती लिहाज से, वर इवन मोर बैकवर्ड, हिंदुओं की निस्बत भी ज़्यादा बैकवर्ड थे। इट सीम्ड सर्टन टू देम दैट एज एन अनअल्टरेबल एंड परपिचुअल माइनॉरिटी, मुसलमानों को ये बात बिल्कुल सर्टन, बिल्कुल यकीनी नज़र आ रही थी कि मुसलमान एक अनअल्टरेबल, अल्टर वैसे तब्दील करने को कहते हैं, अनअल्टरेबल कहते हैं ऐसी चीज़ अनचेंजेबल जिसको बदला ना जा सके फिर, और परपिचुअल होता है एवर लास्टिंग, हमेशा हमेशा के लिए। माइनॉरिटी कहते हैं अक़लियत को, कि मुसलमानों को ये नज़र आ रहा था कि मुसलमान एक कभी भी ना बदलने वाली और हमेशा हमेशा के लिए एक अक़लियत बन जाएंगे। देयर इकनॉमिक पोजीशन, और उनकी जो माशी हालत है पहले ही बुरी है, एंड वुड ग्रो इवन वर्स, वो इससे भी बदतर हो जाएगी अगर हिंदू हुकूमत करते हैं तो। दस टू द मुस्लिम्स इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूँ मुसलमान जो कि दुनिया के उस हिस्से में यानी बरसगीर में रह रहे थे, फ्रीडम फ्राम ब्रिटिश रूल, इनके लिए बरतानवी हुकूमत से आज़ादी हासिल करना मेंट प्रैक्टिकली नथिंग अनलेस इट मेंट फ्रीडम फ्राम द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी आल्सो। उनके लिए, मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों से आज़ादी लेना कुछ भी नहीं था जब तक कि हिंदुओं की इस मेजॉरिटी से आज़ादी ना मिले। यानी मुसलमानों की आज़ादी, सही मानों में आज़ादी तभी होगी जब मुसलमान अंग्रेज़ों और हिंदुओं दोनों से आज़ाद होंगे, क्योंकि अगर हिंदुओं की डोमिनेशन के अंदर रहते हैं तो फिर वो जो पहले बात उन्होंने की थी कि अंग्रेज़ रूलर हट जाएगा तो हिंदू रूलर्स आ जाएंगे, तो मास्टर्स तब्दील हो जाएंगे, आज़ादी मुसलमानों को
नहीं मिलेगी, ग़ुलामी में ही रहेंगे। तो मुसलमानों के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो हिंदुओं से भी आज़ादी हासिल करें। It was for these reasons that they asked for a country of their own। ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने एक अलग वतन की डिमांड की। The demand was not so unreasonable as it was made out to be। ये जो डिमांड थी मुसलमानों की ये अनरीज़नेबल नहीं थी। अनरीज़नेबल होता है इलॉजिकल कह सकते हैं, इरैशनल कह सकते हैं, यानी गैर माकूल उर्दू में कहते हैं कि ये मुसलमानों की जो डिमांड थी कि ये कोई गैर माकूल डिमांड नहीं थी, अकली बुनियादों पे बिल्कुल माकूल डिमांड थी। एज़ इट वाज मेड आउट टू बी, अगरचे कुछ लोगों ने इसको ऐसा बना दिया था बाय सम पीपल एट दैट टाइम, यानी कुछ लोग उस वक्त ये कह रहे थे कि ये डिमांड अलग वतन की ठीक नहीं है, इनको इकट्ठा रहना चाहिए। द सब कॉन्टिनेंट वाज वास्ट इनफ फॉर 2 लार्ज कंट्रीज़। जो बरसगीर था ये इतना बड़ा इलाका था कि इसके 2 अलग अलग मुल्क बनाए जा सकते थे। द मुस्लिम्स वर न्यूमरस इनफ, मुसलमान तादाद में इतने ज़्यादा थे। टू कंस्टिट्यूट होता है टू मेक, क्रिएट, कि वो बना सकें अ नेशन बिगर दैन मोस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, कि मुसलमानों की तादाद भी 10 करोड़ मुसलमान थे, तो इतनी बड़ी तादाद थी कि दुनिया में जो बहुत सारी कौमें आबाद हैं अलग अलग, उनसे भी मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, यानी एक पूरी कौम बनने की काबिल तादाद थी। एंड इन द सब कॉन्टिनेंट देयर वर लार्ज इनफ एरियाज़, और सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज़ थे वेयर दे वर इन मेजॉरिटी, जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे, यानी मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाके भी बरसगीर में मौजूद थे। इट इज़ इन दीज एरियाज़ दैट वर सेपरेटेड, ये वही इलाके हैं जिनको अलग कर दिया गया है। एंड टुडे फॉर्म द इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और इन्हीं इलाकों को मिला के अब हम जो हमारी जो स्टेट बनी है इंडिपेंडेंट, जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, सोवरेन भी कहते हैं, ख़ुद मुख्तार इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये आज़ाद ख़ुद मुख्तार स्टेट पाकिस्तान की जो बनी है ये उन्हीं एरियाज़ से बनी है जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। वी बिलीव दैन एंड वी बिलीव नाउ दैट द डिमांड फॉर द मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया टू हैव अ सेपरेट स्टेट ऑफ देयर ओन was both on human and geopolitical grounds a very reasonable demand। हम तब भी इस बात पे बिलीव रखते थे और आज भी बिलीव रखते हैं कि ये मुसलमानों ने जो डिमांड की, ब्रिटिश इंडिया के मुसलमानों ने, टू हैव अ सेपरेट स्टेट ऑफ देयर ओन, कि वो उनका अपना वतन होना चाहिए, बोथ ह्यूमन एंड जियोपॉलिटिकल ग्राउंड्स। अगर हम इसको इंसानी बुनियादों पे इस डिमांड को देखें और जियोपॉलिटिकल यानी जोग्राफियाई लिहाज से, इलाके के लिहाज से देखें, और पॉलिटिकल और सियासी लिहाज से भी देखें, तो सारी इन बुनियादों पे वाज अ वेरी रीज़नेबल डिमांड। तो ये डिमांड बड़ी माकूल डिमांड थी, मुसलमानों का ये हक बनता था। To millions of Muslims it meant the only opportunity for genuine freedom and genuine self-government। ये जो करोड़ों मुसलमान थे उनके लिए ये वाहिद एक चांस था, एक मौका था कि वो जेन्युइन फ्रीडम, असली रियल आज़ादी हासिल करें और जेन्युइन सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करें, और एक ऐसी असली हुकूमत हासिल करें जो उनकी सेल्फ गवर्नमेंट हो, यानी अपनी हुकूमत हो। टू मिलियंस ऑफ हिंदूज़ इट गेव द सेम अपॉर्चुनिटीज़, और उन करोड़ों हिंदुओं को भी इसी तरह का ये मौका मिला फॉर डेवलपिंग देयर ओन कल्चर, कि वो भी अपने कल्चर को डेवलप करें। यानी जिस तरह मुसलमानों को अलग वतन से ये फ़ायदा हुआ कि वो अपना कल्चर अब आराम से अपनी मर्ज़ी से उसको तरक्की दे सकते हैं, इसी तरह हिंदुओं को भी तो यही मौका मिल गया कि वो जो मुसलमान थे वो अलग हो गए, तो अब हिंदू अपने कल्चर को आज़ादी से तरक्की दे सकते हैं। फॉर डेवलपिंग देयर ओन कल्चर अनट्रैमल्ड, ट्रैमल होता है रुकावट पैदा करना, और अनट्रैमल्ड होता है बिना किसी रुकावट के, अनहिंडर्ड बाय द कॉन्स्टेंट डिसकंटेंट ऑफ अ लार्ज एंड अनमैनेजेबल माइनॉरिटी। कॉन्स्टेंट होता है मुस्तकिल, लगातार, और डिसकंटेंट होता है अदम इत्मीनान, बेसुकूनी। ऑफ अ लार्ज एंड अनमैनेजेबल माइनॉरिटी, एक बड़ी और अनमैनेजेबल माइनॉरिटी थे मुसलमान वहाँ पे। देखें ना, 30 करोड़ हिंदू थे तो 10 करोड़ मुसलमान भी तो थे, एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी थे। तो हिंदुओं की अपने कल्चर को तरक्की देने में मुसलमान भी उनके लिए एक तरह की रुकावट थे कि जी हम जो भी अपने कल्चर की चीज़ को प्रमोट करेंगे तो मुसलमान उस पर एतराज़ करेंगे। तो जहाँ मुसलमानों को ये आज़ादी मिली है अलग वतन से
कि वो अपने कल्चर को तरक्की दे सकते हैं, वहाँ हिंदुओं को भी आज़ादी मिल गई है कि जो माइनॉरिटी उनके रास्ते में रुकावट बन रही थी वो अलग हो गए। तो अब हिंदू भी अपनी मर्ज़ी से अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी ट्रेडिशंस के मुताबिक, अपने इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये दोनों के फ़ायदे की बात थी, सिर्फ मुसलमानों का फ़ायदा नहीं था। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्ल्ड पीस, अगर हम इसको देखें दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और दुनिया में अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड कंपैरेटिवली होमोजीनस स्टेट्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल अनईजी एंड अनविल्डी स्टेट with great strengths and stresses within the body politic was the greatest contribution that could be made toward the creation of a stable new Asia. अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि दुनिया के अमन के हवाले से ये जो दो मुल्क बने इनका क्या किरदार है, तो ये जो क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड कंपैरेटिवली होमोजीनियस स्टेट्स हैं, यानी ये जो दो इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार और कंपैरेटिवली अगर मुवाजना करें तो दोनों होमोजीनियस लगभग एक जैसे मुल्क हैं, यानी एक तरह की ही बुनियाद पे कायम है। तो ये दोनों स्टेट्स बना देना इंस्टेड ऑफ अ सिंगल अनईजी एंड अनविल्डी स्टेट, बजाय इसके कि एक ही वो अंग्रेज़ों के बाद ये रियासत बनी रहती जहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों रहते, इसके बजाय जो दो रियासतें बन गई हैं ना विद ग्रेट स्ट्रेंथ्स एंड स्ट्रेसेस, यानी अगर एक बनता तो वो अनईजी स्टेट होती, उसमें बेचैनी होती हर वक्त, और अनविल्डी स्टेट, अनविल्डी होती है विच कैन नॉट बी ईजिली रूल्ड, विच कैन नॉट बी मैनेज्ड, अनमैनेजेबल। अगर एक मुल्क होता तो अनमैनेजेबल होता, अनईजी होता, विद ग्रेट स्ट्रेंथ्स एंड स्ट्रेसेस, शदीद किस्म के हर वक्त खिंचाव और तनाव की कैफियत रहती, विद इन द बॉडी पॉलिटिक, अंदरूनी तौर पे, यानी अंदरूनी तौर पे एक इंतशार की कैफियत रहती ना, मुसलमान और हिंदू आपस में हर रोज़ जो है वो उनके फसादात होते। वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, तो हमने बजाय इसके कि एक और मुश्किल क्रिएट करने वाली स्टेट के जो दो बना दी है ना, वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी दैट कुड बी मेड टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ अ स्टेबल न्यू एशिया, जो एक स्टेबल होता है इस्तेहकाम वाला, एक मुस्तहकम एशिया को बनाने के लिए, एशिया में इस्तेहकाम लाने के लिए समझें ये जो दो मुल्क बने हैं, मुसलमानों का अलग और हिंदुओं का अलग, ये समझें दुनिया में और एशिया में अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, यानी ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ हुई है इनका अलहदा हो जाना। पीस लविंग मैन एंड वुमेन who today lament the strained relationships between Pakistan and भारत, वो पीस लविंग लोग, वो जो अमन के ख्वाह लोग हैं, मर्द और औरतें, who today lament होता है मातम करना, अफसोस मनाना, to feel sorrow, वो जो लोग मातम कुना हैं, नोहा कुना हैं, परेशान हैं, द स्ट्रेंड रिलेशनशिप्स, कि ये मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो स्ट्रेंड रिलेशनशिप्स हैं, स्ट्रेंड होता है जो कि टेंस, यानी कि तनाव का शिकार जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के, उस पे लोग बड़े परेशान हैं कि देखें अब ये दो मुल्क अलग अलग बन गए और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। एंड नन लेमेंट्स देम मोर देन वी डू, और मैं आपको बताता चलूँ बाकी लोग इतना मातम नहीं करते जितना हम इस बात पे परेशान हैं। शुड एटलीस्ट हैव दिस कंसोलेशन, मैं उन सारे लोगों को एक बात की तसल्ली देना चाहता हूँ, कंसोलेशन होता है तसल्ली, दैट हैड पाकिस्तान नॉट बीन सेपरेटेड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान अलग मुल्क ना बनता फ्राम द रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया से अगर इसको अलग ना करते, फार मोर सीरियस एंड डेंजरस क्रैक्स वुड हैव अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, तो इससे फार मोर, बहुत ज़्यादा बड़े, सीरियस एंड डेंजरस, बहुत ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक क्रैक होता है ब्रीच, दरार पड़ना, शिगाफ पड़ जाना, इससे बड़ी बड़ी दुश्मनी और दरारें पड़नी थी अगर मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते एक जगह पे, रिजल्टिंग इन अनटोल्ड अपहीवल्स, अनटोल्ड होता है विच कैन नॉट बी टोल्ड, जिसको बयान ना किया जा सके, नाकाबिले बयान, अपहीवल्स होते हैं डिसरप्शन, डिसऑर्डर, बेतरतीबी और इंतशार। अगर अब मैं ज़रा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग मुल्क बन गए ना, इसका फ़ायदा सिर्फ मुसलमानों को नहीं हुआ, हिंदुओं को भी हुआ है। मुसलमान अपनी मर्ज़ी से अपने कल्चर को डेवलप करेंगे, हिंदुओं को भी तो आज़ादी मिल गई है, हम उनके रास्ते में रुकावट थे, हम भी हट गए हैं। तो अब ये अगर दुनिया में अमन के लिहाज से देखें तो ये जो दो वतन बने, दो मुल्क बने हैं,
ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है दुनिया में अमन और एशिया में अमन के लिए। और कुछ लोग अभी भी परेशान हैं कि देखें ये दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो उन लोगों को मैं तसल्ली देता हूँ कि परेशान तो हम भी इस चीज़ पे हैं, लेकिन ये तसल्ली रखें कि अगर ये मुल्क ना बनते और ये इकट्ठे रह रहे होते मुसलमान और हिंदू, तो इतने संगीन किस्म के वाक़यात होते, जो ऐसी ऐसी डिसरप्शंस और डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर होता कि जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता था। Potentially, therefore, the creation of Pakistan has by itself dissolved what would have been a perpetual danger zone in Asia. कहते हैं पोटेंशली यानी मुमकिना तौर पे पॉसिबली पाकिस्तान की जो क्रिएशन है, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बाई इट सेल्फ डिज़ॉल्व्ड। इस डिज़ॉल्व होता है टू एंड समथिंग, किसी चीज़ को, मसले को हल कर देना या किसी मामले को ख़त्म कर देना। तो पाकिस्तान बनने से ये जो है ना व्हाट वुड हैव बीन अ परपेचुअल डेंजर जोन इन एशिया के अंदर एक जो ख़तरनाक इलाका बनने जा रहा था बरसगीर। अंग्रेज़ चले जाते तो पीछे इतने दंगे फसाद होते जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो ये एक डेंजर जोन जो बनने जा रहा था, पाकिस्तान बनने की वजह से वो बिल्कुल अपनी जगह पे ख़त्म हो गया। तो पाकिस्तान असल में जो बनाया गया ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में अमन के लिए। बट इट हैज़ डन मोर दैन दैट, लेकिन इससे मज़ीद भी यानी पाकिस्तान और इंडिया के अलग होने से मज़ीद भी कुछ फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है? कास्ट योर माइंड ऑन ऑल द कंट्रीज़ ऑफ एशिया वन आफ्टर अनदर। ज़रा अपनी नज़र दौड़ाएं। कास्ट योर माइंड वैसे कहते हैं टू थिंक अबाउट, ज़रा सोचें एशिया के एक एक मुल्क को लेके। ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू विल सी इंटेंस नेशनलिज्म, तकरीबन हर तरफ शदीद किस्म की नेशनलिज्म यानी कि कौमियत परस्ती है, ग्रेट बैकवर्डनेस, इंतहा दर्जे की बैकवर्डनेस है, इम्पेशंस, बेसब्री फैली हुई है विद कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल होता है नौआबादियाती सिस्टम, यानी जब एक मुल्क दूसरे मुल्क में अपनी आबादियाँ कायम कर ले, कब्ज़ा कर ले, जिस तरह ब्रिटिश लोगों ने बरसगीर पे कब्ज़ा किया, तो इसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो लोग कॉलोनियल रूल की वजह से उनमें बेसब्री और बेचैनी है। इन सम आर ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। कुछ मुल्कों में ताहम कुछ हद तक डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक हुकूमत है, डेमोक्रेसी वाली हुकूमत है, जमहूरियत वाली हुकूमत है। बट इन मैनी ऑफ दैम, लेकिन इनमें से ज़्यादा में से यू विल आल्सो सी इंटरनल स्ट्रेंथ्स, आप देखेंगे अंदरूनी तनाव की कैफियत है, मॉरल डाउट्स, अखलाकी शकूक व शुबहात का शिकार हैं लोग, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स, नज़रियाती इख्तलाफात हैं मुल्कों के अंदर ही फैले हुए, वेवरिंग कहते हैं लड़खड़ाने को, लड़खड़ाती हुई हुकूमतें हैं, और हेजिटेशंस, हिचकिचाहट है, और कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के दरमियान। हाल्टिंग डेमोक्रेसीज एंड आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन्स क्रिएट ग्रेट एंग्जाइटीज़ फॉर द गवर्नमेंट्स इन एशिया। हाल्टिंग होता है ऐसी चीज़ जो स्लो प्रोग्रेस कर रही हो, उसके रास्ते में रुकावटें हों। तो ये जो हाल्टिंग डेमोक्रेसीज़ हैं यानी आहिस्ता तरक्की करने वाली जमहूरी हुकूमतें, और आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन्स और लोगों के दरमियान जो नज़रियाती कन्फ्यूजन्स हैं, क्रिएट ग्रेट एंग्जाइटीज़ फॉर द गवर्नमेंट्स इन एशिया। इसकी वजह से एशियाई हुकूमतों में बहुत एंग्जाइटी यानी परेशानी की सूरत हाल है फॉर द पीपल ऑफ एशिया, एशिया के लोगों के लिए भी, एंड फॉर पीस लविंग एंड वर्ल्ड माइंडेड पीपल एनीवेयर, या उन लोगों के लिए भी जो कि अमन पसंद हैं, पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं, और वर्ल्ड माइंडेड लोग हैं जो कि आलमी सोच के हामिल हैं, पूरी दुनिया पे जो नज़र रखते हैं, उनके लिए एशिया के जो हालात हैं, इंस्टेबिलिटी है, ये काफ़ी परेशान कुन है। इन द मिडस्ट ऑफ दीज पाकिस्तान स्टैंड्स यूनिफाइड। इस सब के दरमियान पाकिस्तान बिल्कुल यूनिफाइड खड़ा है, यानी बिल्कुल मुस्तहकम और मुनज़्ज़म खड़ा है। इट स्टैंड्स यूनिफाइड बिकॉज इट्स पीपल आर फ्री फ्राम मेंटल कन्फ्यूजन। इसलिए यूनिफाइड है पाकिस्तान क्योंकि लोगों में मेंटल कन्फ्यूजन्स नहीं है, विच एल्सवेयर क्रिएट डिसरप्शन एंड कास्ट मेनेसिंग शैडोज ऑन द फ्यूचर। मेनेसिंग शैडोज होते हैं डेंजरस, और क्या उसको कह सकते हैं हॉरिफाइंग, जो कि दूसरी किसी जगह पे एशिया के बाकी इलाकों में, हिस्सों में लोगों के दरमियान जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन्स हैं वो उनके मुस्तकबिल पे बड़े खौफनाक साए बखेर रही हैं, यानी कि उनका मुस्तकबिल बड़ा तारीक नज़र आ रहा है। यानी पाकिस्तान में ये वाले मसाइल नहीं हैं। दे हैव चोजन फॉर देमसेल्व्स द पार्ट चार्क्ड आउट फॉर देम बाय देयर सिंपल प्रैक्टिकल क्लियर कट बिलीव्स एंड डिसीजंस। मुसलमानों ने अपने लिए जो चाक आउट किया है, चाक आउट होता है किसी चीज़ को प्लान करना, ठीक है जी, अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ किसी इलाके का, किसी काम का तयन करना,
मुसलमानों ने अपने लिए अलग एक एरिया और अलग एक सिस्टम चाक आउट किया है, प्लान किया है, और ये उन्होंने किस चीज़ के ज़रिए किया? अपने सिंपल, सादा, प्रैक्टिकल, अमली, जिस चीज़ पे अमल किया जा सके, क्लियर कट और बिल्कुल वाज़े और क्लियर बिलीव्स और डिसीजंस की बुनियाद पे मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन बना लिया है। इसलिए मुसलमानों में कन्फ्यूजन्स नहीं है। फोरमोस्ट अमंगस्ट दोज बिलीव्स आर द बिलीव इन द सुप्रीम सोवरेनिटी ऑफ गॉड। फोरमोस्ट होता है अव्वलीन, सबसे अव्वलीन जो मुसलमानों का बिलीफ है वो है सुप्रीम सोवरेनिटी ऑफ गॉड, खुदा के इक़्तिदार आला पे। खुदा ही मुक़्तदर आला है, वही सबसे ज़्यादा कुदरत रखता है, हुकूमत सिर्फ उसकी है। बिलीफ इन द इक्वालिटी ऑफ मैन, इसके साथ मुसलमान बिलीफ रखते हैं, यकीन रखते हैं इंसानों की बराबरी पे। बिलीव इन डेमोक्रेसी, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। एंड द राइट ऑफ द पीपल टू बी गवर्नड बाय देयर ओन फ्रीली चोजन रिप्रेजेंटेटिव, और इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि हर के इंसानों का ये हक़ है कि उन पे वही हुकूमत करें लोग जिनको वो ख़ुद चुने, अपनी मर्ज़ी से चुने, वही नुमाइंदे इन पे हुकूमत करें। बिलीफ इन इंडिविजुअल डेस्टिनी, मुसलमान यकीन रखते हैं हर फ़र्द की ज़ाती किस्मत पे। इन द फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एवरी सिंगल मैन एंड वुमेन, और हर शख्स की बुनियादी आज़ादी पे, चाहे वो मर्द है या औरत, उसकी बुनियादी शख्सी आज़ादी पे मुसलमान यकीन रखते हैं, बिलीफ रखते हैं। इन द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू द फ्रूट्स ऑफ हिज ओन ऑनेस्ट एफर्ट, इस बात पे बिलीव रखते हैं कि हर शख्स जो कि ऑनेस्ट एफर्ट करता है, अपनी मेहनत करता है, उसको उसका फ्रूट, उसका फल मिलना चाहिए। बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सैंक्टिटी कहते हैं सैक्रेडनेस, तकद्दस, इंसानी ज़िंदगी के तकद्दस पे मुसलमानों को यकीन है। एंड ह्यूमन लिबर्टी, इंसानों की आज़ादी पे यकीन है। बिलीव इन द सैंक्टिटी ऑफ द होम, घर के तकद्दस पे मुसलमानों को यकीन और ईमान है। बिलीफ इन यूनिवर्सल पीस, और पूरी दुनिया में अमन पे बिलीव रखते हैं मुसलमान। बट एन इक्वली स्ट्रॉन्ग बिलीव इन रेजिस्टिंग एग्रेशन, टिरनी एंड एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि मुसलमान इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि रेजिस्ट करना चाहिए। रेजिस्ट होता है किसी चीज़ की मुखालफत करना, किसी चीज़ को रोकना, एग्रेशन जुल्म को, टिरनी जबर को, एंड एक्सप्लॉयटेशन और इस्तेहसाल को। और मुसलमान इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि जहाँ पे भी जबर होगा, जुल्म होगा, तो हम उसको रोकेंगे और रोकना चाहिए। वी डिड नॉट हैव टू एक्वायर और इनकलकेट दीज बिलीव्स आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ और न्यू स्टेट। लियाकत अली खान ने बताया अमेरिकन लोगों को कि हमें ये वाले जो बिलीव्स हैं ना, हमें एक्वायर नहीं करने पड़े, हमें जो है ना वो सीखने नहीं पड़े यार। इनकलकेट होता है सिखाना, टीच करना किसी को। हमें ना ये नए हमने कहीं से हासिल किए हैं, ना ही हमने अपने लोगों को अपना ये मुल्क बना के उसके बाद सिखाएं कि ये हमारे बिलीव्स हैं जी, ये हमारा तरीक़ाकार होगा ज़िंदगी का। नहीं, ऐसा नहीं है। On the contrary, इसके बरक्स we founded a new state because we wanted to practice these beliefs। और हमने असल में मुल्क ही इसलिए बनाया कि ये बिलीव्स हमारे पहले से हैं, ये हमारे मज़हब ने हमें दिए हुए हैं, हम इन पे अमल करना चाहते थे, इसीलिए तो हमने मुल्क बनाया है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि हमने मुल्क पहले बना लिया और अब हमने अपने लिए सेट ऑफ बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस एंड कल्चर अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम कैसे जनाब ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमारा पहले से मौजूद है। हमें सिर्फ इलाका, जगह चाहिए थी जहाँ आज़ादी से हम इस पर अमल कर सकें। विदाउट बीइंग इनहिबिटेड बाय द कंटिग्विटी, इनहिबिट होता है रोकना किसी को, हिंडर करना, रुकावट बनना, और कंटिग्विटी होता है कांटेक्ट, रब्त, इकट्ठे होना किसी जगह। तो ये जो हमारा रब्त था हिंदुओं के साथ, इकट्ठे रहना था, ये असल में इनहिबिट कर रहा था, रुकावट कर रहा था। हम चाहते थे कि बिना इस इस क्या उसको कहते हैं इनहिबिशन के, बिना इस रुकावट के हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। एंड विदाउट बीइंग थ्वाटेड बाय द डोमिनेशन ऑफ अदर कन्फ्लिक्टिंग वेज ऑफ लाइफ, और हमारे रास्ते को ये थॉट ना करें। थॉट होता है रुकावट पैदा करना, किसी के रास्ते को अपोज करना, किसी की मुखालफत करना। बाय द डोमिनेशन ऑफ अदर कन्फ्लिक्टिंग वेज ऑफ लाइफ, कन्फ्लिक्टिंग होती हैं जो आपसे मुतज़ाद हों, आपके तरीके से जो बिल्कुल मुख्तलिफ हों। तो हिंदुओं का जो तरीका था वो कन्फ्लिक्टिंग था, हमसे बिल्कुल उल्ट था। तो
उसकी डोमिनेशन से बचना चाहते थे। हम उनके साथ जो हमारी कंटिग्विटी थी, यानी कि हमारा उनके साथ जो एक रब्त बना हुआ था, इकट्ठे रहना हमें पड़ रहा था, ये सारी चीज़ें हमारे इन बिलीव्स को अमली शक्ल देने में रुकावट थे। तो हम चाहते थे इन सारी चीज़ों से बचें और हम प्रैक्टिकली अपने बिलीव्स को जो है उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, इसलिए हमने वतन का मुतालबा किया। फॉर अस टू बी अनडेमोक्रेटिक or to ignore individual rights, whether of property, belief or expression, or to bend our knees to aggression, is to destroy completely the very ideals which inspired us in our demand for Pakistan. कहते हैं हमारे लिए for us to be undemocratic, अगर हम गैर जमहूरी सोच पालें जहन में, or to ignore individual rights, और अगर हम फ़र्द की हकूक़, जो फ़र्द के जो हकूक़ हैं, अगर हम उनको नज़रअंदाज करें, वेदर ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे उसके जायदाद के हकूक़ हैं, बिलीफ के यानी उसके अपने ईमान के, कोई भी मज़हब वो रखना चाहता है, अगर हम उसको रुकावट बने, और एक्सप्रेशन या हम किसी की इजहार की आज़ादी में रुकावट बने, आर टू बेंड और नी टू एग्रेशन, या हम बेंड और नी का मतलब है झुक जाना किसी के सामने, एग्रेशन जुल्म को कहते हैं, और अगर हम जुल्म के सामने झुक जाएं, इज़ टू डिस्ट्रॉय, तो ये ऐसा ही होगा कि हम तबाह कर दें कम्प्लीटली द वेरी आइडियल्स, उन अपने ही आइडियल्स को मुकम्मल तौर पे विच इंस्पायर्ड अस इन और डिमांड फॉर पाकिस्तान, जिन्होंने हमारे अंदर अलग वतन की ख्वाहिश पैदा की थी। अब इसको मैं सिंपल करता हूँ, ज़रा ये लंबी लाइन हो गई। कहते हैं कि अगर मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान, अगर ये गैर जमहूरी सोच अपने जहन में रखें या लोगों के हकूक़ को इग्नोर करें, तो फिर तो ये ऐसा ही होगा कि हम जिन असूलों की बुनियाद पे हमने मुल्क बनाया, हम उन्हीं असूलों की नफ़ी कर रहे हैं। यानी हम कभी भी ना गैर जमहूरी सोच रखने वाले हैं, ना हम कभी लोगों के हकूक़ खाने वाले हैं या उनके हकूक़ ज़ब्त करने वाले हैं, और ना ही कभी हम जुल्म के आगे झुकने वाले हैं, क्योंकि यही वो बुनियादी अक़ीदे हैं, यही वो बुनियादी अकायद हैं जिनकी बुनियाद पे हमने इस मुल्क की जो है इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क की डिमांड की थी। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने कोशिश की है वैसे सारे को बिल्कुल एक एक लफ्ज़ को ट्रांसलेट करने की, उसकी वजह से ज़रा क्योंकि सेंटेंसेस लंबे हैं तो थोड़ा सा वो ट्रांसलेशन में वो रब्त नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जितना आसान हो सके आपके लिए बनाऊँ। तो अगर कोई कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ पूछनी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें वीडियोस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।